रघु किसी भी कीमत पर उस लड़की को घर के अंदर आने नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उस लड़की की आंखें चमकी, रघु के मुंह से अचानक ही निकला, तुम अंदर आ सकती हो। रघु के इतना कहते ही वो लड़की झट से घर के भीतर दाखिल हो गई। रघु ने दरवाजा बंद किया और उस लड़की के सामने आकर चुपचाप से बैठ गया। 30 साल का गोरा और लंबे कद वाला रघु एक कठपुतली की तरह उस लड़की के सामने मौन बैठा बस उसे निहार रहा था। वो लड़की लाल रंग के जोड़े में रघु के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लाल होठों से रघु की नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक ही उस लड़की ने अपने बदन से दुपट्टे को हटाकर फेंक दिया और रघु के करीब आते हुए बोली, आज की रात बहुत खास होने वाली है। तुमने जो सोचा नहीं होगा वो मिलेगा तुम्हें आज रात। रघु उसकी बातों पर कुछ भी नहीं कह पाया। वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। उस लड़की का गोरा जिस्म और उसका आकर्षक रूप रघु के होश उड़ा रहे थे। उसकी नशीली आंखें और थरथराते होंठ रघु को उत्तेजित किए जा रहे थे। तभी वो लड़की उठी और उसने रघु को वही चारपाई पर लटा दिया और हल्के से उसकी गर्दन को चूम लिया। रघु उस लड़की के होठों के स्पर्श को महसूस कर अंदर तक से हर उठा। अब रघु को भी खुद पर काबू नहीं रह पाया। वो इस वक्त ना चाहकर भी उस लड़की के सम्मोहन पाश में उलझ चुका था। रघु ने उस लड़की को झटके से अपनी ओर खींचा तो वो लड़की सीधा रघु के ऊपर आ गिरी। दोनों एक दूसरे के आगोश में समाते चले गए और उनके जिस्म एक दूसरे से उलझकर उस रात के अंधेरे में सिमटते चले गए। रघु को ऐसी खुशी जिंदगी में नहीं नसीब हुई थी। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और बेतहाशा उस लड़की के गोरे मुलायम बदन को चूमे जा रहा था। वो लड़की भी रघु के ऊपर चुंबनों की बौछार किए जा रही थी, लेकिन अगले ही पल रघु एक झटके में रुक गया और उस लड़की के आगोश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लड़की ने मचलते हुए रघु को अपनी बाहों से जैसे ही आजाद किया, वो चारपाई से गिर पड़ा, जिस पर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, गिर क्यों गए? रघु ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी आंखें चमक रही थी। लड़की ने अपनी अदाएं दिखाते हुए प्यार से रघु के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, नहीं तो जरा फिर से देखो मेरी आंखों में। इतना कहते ही उस लड़की ने रघु को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी पकड़ रघु पर तेज होने लगी और एक बार फिर उसकी आंखें बल्ब के समान चमकी। उसने रघु को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर एक किस कर लिया। लड़की के चूमते ही रघु की एक तेज चीख निकली और पास पड़ा लालटेन अपनी लौ फड़फड़ाता हुआ बुझ गया। अगली सुबह रघु के घर के बाहर भीड़ लगी थी। घर के अंदर चारपाई पर रघु की लाश पड़ी थी, जो एकदम सफेद हो चुका था। रघु के बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। लोगों को समझते देर न लगी कि रघु की जान खूनी वधू ने ली है। रघु की लाश मिलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। जहां गांव में सुबह सुबह रघु की मौत से हड़कंप मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर इस खबर से अनजान वीर सिंह और चेतन उस बाबा की तलाश में गांव से 50 किलोमीटर दूर मंदिर की ओर निकल गए थे। दिन चढ़ते चढ़ते चेतन और वीर सिंह मंदिर के पास पहुंच चुके थे। मंदिर के प्रांगण में पीपल के बड़े से पेड़ के नीचे वही बाबा जिसके बारे में रघु ने बताया था, ध्यान लगाए बैठे थे। उस बाबा के बाल पूरे सफेद हो चुके थे, लंबी दाढ़ी और शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। पास में ही 2-4 चिलम और खाने पीने का कुछ सामान रखा हुआ था। उनके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे, मानो लंबे समय से बदले ना गए हो। वीर सिंह मंदिर में लगे हैंडपंप से जल्दी जल्दी पैर धोकर आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही चेतन ने अपना कदम मंदिर प्रांगण में रखा, बाबा ने अपनी बंद आंखें खोल दी और तेज आवाज में चिल्लाकर बोले, वहीं रुक जा लड़के, अंदर ना आना। बाबा की बात सुनते ही
चेतन अचानक से रुक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता? चला जा यहां से, बाबा ने चिल्लाकर कहा। बाबा की बात पर वीर सिंह ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछा, बाबा जी, क्या गलती हो गई इस बच्चे से जो इसे अंदर नहीं आने दे रहे? हम दोनों यहाँ आपसे मदद लेने आए हैं। वो हमारे गांव में जो खूनी वधू है ना, नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। वो जो करने आई है वो करके ही जाएगी। बाबा ने वीर सिंह की बात को बीच में ही काट दिया और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर मन ही मन में कुछ बुदबुदाए और फिर तेज आवाज में कहा, जो तू ना कर पाया अब वो होगा। अधूरे काम अब पूरे होंगे। उनकी इस तरह की बात सुनकर चेतन और वीर सिंह ने एक दूसरे को देखा और फिर वहीं खड़े खड़े वापस चलने का इशारा किया। चेतन ने मंदिर के बाहर ही खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और दोनों वहां से बाहर निकल गए। वीर सिंह ने बाहर आकर कहा, मैंने कहा था ना, ये बूढ़ा एक नंबर का पगलेट है। देखा, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। न जाने क्या सोचकर उस रघु ने हमें यहाँ भेजा। कोई फायदा नहीं हुआ इतने दूर आने का। वीर सिंह और चेतन झल्लाते हुए वहां से वापस गांव की ओर निकल गए। गांव पहुंचते ही वीर सिंह और चेतन को जो बात सबसे पहले मालूम चली वो थी रघु की मौत, और वो भी खूनी वधू के हाथों। रघु की मौत का सुनते ही वीर सिंह सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु की जान खूनी वधू ने क्यों ली। वीर सिंह ने चिंता के साथ कहा, मैं कल ही तो रघु से मिलकर आया था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे खूनी वधू ने मार दिया। वीर सिंह और चेतन रघु की मौत की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। दोनों वीर सिंह के घर आ गए और उसके किताबों वाले कमरे में बैठ गए। चेतन खुद में उलझा हुआ था। उसे ऐसे देख वीर सिंह ने कहा, लगता है उस बाबा की बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिए हो। चेतन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे नहीं, अब क्या कहूं, इतने सारे सवाल चल रहे हैं ना दिमाग में, और आज उस बाबा की बात पर तो मैं और भी उलझ गया हूं। एक तो पहले से ही मैं मंदिर के गर्भगृह को लेकर उलझा हुआ था, और अब गांव में एक और मौत हो गई है। थोड़ा रुककर चेतन ने गंभीरता के साथ कहा, वीर सिंह, मुझे ये अब तक समझ नहीं आ रहा कि गर्भगृह के भीतर दीवार सरकने से मैं कैसे सीधा उस अजीब सी हवेली में पहुंच गया। उस हवेली के भीतर एक बगीचा था जहां वो लड़की थी। उस लड़की ने मुझे किस किया और फिर मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। जब आंख खुली तो मैं मंदिर के प्रांगण में था और वहां मंदिर के बाहर भीड़ जमा थी। पर सवाल ये उठता है कि मैं उस गर्भगृह से हवेली के भीतर कैसे पहुंचा। हाउ? मुझे कैसे भी करके इस राज से पर्दा उठाना है, और मेरे इन सारे सवालों का जवाब है वो मंदिर के अंदर का कमरा, वो गर्भगृह। मुझे मंदिर के अंदर कैसे भी जाना ही होगा। वीर सिंह ने चेतन की बात पर सोचते हुए कहा, अगर तुम जो कह रहे हो वो सब सच है तो वाकई में ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चेतन ने घड़ी में समय देखा। उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे। चेतन ने झट से एक उपाय सोचा और वीर सिंह से कहा, चलिए आइए मेरे पीछे। इतना कहकर चेतन उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया। वीर सिंह चेतन के पीछे चलते हुए मंदिर तक पहुंचा। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। वीर सिंह ने चेतन से पूछा, हम इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? इस वक्त तो मंदिर में पुजारी जी भी नहीं होते हैं। बाबू, आखिर चल क्या रहा है दिमाग में? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। वीर सिंह के सवालों पर चेतन ने कहा, मुझे जानना है कि इस गर्भगृह के भीतर का राज क्या है। आप मेरे साथ चलिए। चेतन के कहने पर वीर सिंह ने अपनी सहमति दे दी और दोनों मंदिर के भीतर आ गए। मंदिर में इस वक्त कोई भी नहीं था। चेतन और वीर सिंह गर्भगृह के पास पहुंचे तो गर्भगृह के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। ताले को देखकर वीर सिंह ने चेतन को वापस चलने के लिए कहा तो चेतन ने इनकार कर दिया और पास ही पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाकर ताले पर जोर से दे मारा, लेकिन ताला नहीं टूटा। चेतन को ऐसे ताला तोड़ते देख वीर सिंह ने कहा, अरे पगला गए हो क्या बाबू? समझ भी आ रहा है कि क्या हो रहा है ये?
वीर सिंह ने चेतन के हाथ से पत्थर लेते हुए कहा। थोड़ा सोचकर वीर सिंह ने अपने हाथ पर बंधे एक कड़े को निकाला और फिर उसमें से उसने एक पतले तार को निकाला जो उस कड़े पर लपेटा हुआ था। तार को वीर सिंह ने सीधा किया और ताले को खोलने की कोशिश करने लगा, पर ताला खुला नहीं। काफी देर तक ऐसे ही कोशिशें करने के बाद भी जब ताला नहीं खुला तो वीर सिंह ने कहा, एक काम करते हैं, चलो चलकर कोई हथौड़ा या बड़ा पत्थर लेकर आते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वीर सिंह ने कहा तो चेतन उसके साथ जाने लगा, लेकिन तभी वीर सिंह ने चेतन से कहा, तुम एक काम करो, यही रुको, मैं पत्थर या हथौड़ा लेकर आता हूं, यही रहकर देखो, कोई आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा सकता हूं। आखिर तुम इस मंदिर से जिंदा निकले हो भाई, तो तुम्हें किस बात का डर है। वीर सिंह ने कहा और वहां से निकल गया। चेतन दरवाजे के पास खड़ा सोच विचार में उलझा हुआ था कि तभी दरवाजे पर लगा वो बड़ा सा ताला खुद ब खुद एक झटके में खुल गया। ताले के खुलते ही चेतन ने चौंक कर देखा। उसे हैरानी हुई कि जो ताला पत्थर के इतने वार से नहीं खुला था वो खुद कैसे खुल गया। उसने एक नजर ताले को देखा और अगले पल वहां वापस आते वीर सिंह को। वीर सिंह ने आकर जब खुले हुए ताले को देखा तो हैरानी से मुंह फाड़े हुए बोला, ये कैसे हुआ, कैसे खोला तुमने ये ताला चेतन बाबू। चेतन ने जवाब में कहा, ताला खुद से खुला है वीर सिंह, मैंने नहीं खोला, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूं कि ये ताला खुद से कैसे खुला। ताले को खुला देख वीर सिंह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, हम कह रहे थे ना कि कोई तो बात है तुम में, कुछ तो ऐसा है जो तुमसे जुड़ा हुआ है, भगवान ने किसी खास मकसद से तुम्हें यहां भेजा है। चेतन ने कहा, जो भी हो, फिलहाल तो ताला खुल चुका है, अब हम गर्भगृह के भीतर जा सकते हैं। चेतन की बात पर वीर सिंह ने तपाक से कहा, हम नहीं, केवल तुम जाओगे अंदर, क्योंकि आज तक इस गांव का कोई भी आदमी इस गर्भगृह के भीतर नहीं गया है। हमारे गांव की प्रथा है ये, जिसे अब तक तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं तोड़ा, तो आगे भी तुम ही गर्भगृह में प्रवेश करो। वीर सिंह के मना करने पर चेतन ने सहमति में अपने कंधे ऊपर किए और मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके भीतर प्रवेश कर गया। गर्भगृह के अंदर घना अंधेरा था, चेतन को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ डाला तो उसकी हैरानी की इंतहा नहीं रही। सामने का नजारा देख चेतन चौंक गया। आखिर ऐसा क्या दिखा गर्भगृह के भीतर चेतन को जिसे देख वो चौंक गया। क्या छिपा है गर्भगृह के भीतर, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।